नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि केतु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में वृषभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी विपरीत दिशा में, तो आता है 10वां भाव दशम भाव। 10वां भाव और वृषभ राशि अगर पढ़ती है तो किस प्रकार का स्वभाव रहता है जातक का। 10वां भाव हमारे करियर की बात करता है, हमारे पद प्रतिष्ठा, समाज से मिलने वाले फायदे या गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदे बताता है। जब वृषभ राशि पड़ती है यहाँ पर तो व्यक्ति, क्योंकि वृषभ हमारे कहीं ना कहीं कुटुंब की बात करता है और शुक्र से इंस्पायर राशि है, तो आदमी का जो भी कार्य क्षेत्र होगा वो कहीं ना कहीं फैशन से रिलेटेड और जो भी शुक्र के डिपार्टमेंट है इन सारे विषयों के साथ उसका अटैचमेंट रहेगा। एक्सपोजर, प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, जहाँ ज़्यादा आदमी को एक्सपोजर मिल रहा है, इस प्रकार की इंडस्ट्री में आदमी अपना कार्यक्षेत्र बनाता है। और निश्चित रूप से सिंह लगन वालों को ऐसे कार्यक्षेत्र में जाना भी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को भी उसने ज्वाइन किया तो उसका काम मुख्य रूप से एक्सपोजर में ही रहेगा, प्रेजेंटेशन में रहेगा। क्लियर? और क्योंकि ये कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है तो हमारा जो भी कार्य रहेगा उसमें पब्लिक डीलिंग काफ़ी होती है, काफ़ी लोगों से मिलना, बातचीत करना शामिल होता है। क्लियर हो गया? देखिए, ये नंबर और ये नंबर दोनों ही शुक्र के नंबर है, लेकिन दोनों के पर्सनालिटी, डील डॉल में बहुत फर्क है। ये प्रेम संबंध की बात करता है कालपुरुष की कुंडली में, लेकिन फॉर्मल रहकर बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासित बिजनेस थॉट रखते हुए तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है 7 नंबर को एज कम्पेयर टू 2 नंबर बिजनेस के लिए। लेकिन अगर हम बात करते कुटुंब की, नात रिश्तेदार की, कोई ऐसा बिजनेस अगर आपने कर लिया जहां पर मुख्य रूप से लोगों के साथ मिलना है, परिवार के साथ मिलना है, ये नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दोनों नंबरों में से तो ज़्यादा अटैच होने की ताकत इसके पास है। क्लियर हो गया? तो दोनों के फर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शुक्र, कुटुंब का अर्थ क्या होता है। कुटुंब यानी हमारा घर, और जहाँ ही शब्द आ जाता है हमारे घर, हमारे नात, रिश्तेदार, हमारे अपने, जहाँ ही शब्द आ जाता है तो वहाँ फिर फॉर्मेलिटी नहीं रहती है, लेकिन ये फॉर्मल है। तो इस प्रकार का कार्य रहता है। ये कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं कार्य में, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने पर विश्वास नहीं करते। इनका कार्य क्षेत्र ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ केतु बैठा हुआ है तो एट दैट इंस्टेंट देखिए, घर का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा होगा, खराब होगा, उसकी जॉब चलती रहेगी कि नहीं, वो हम शुक्र से देखते हैं। आपने देखा शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, कहते शुक्र हमने यहाँ बैठे हुए, यहीं बैठे हुए हैं, तो घर को बचा लिया शुक्र ने। लेकिन अगर अकेला केतु बैठा और शुक्र यहाँ नहीं बैठा हुआ है तो केतु इस राशि में नीच का फल देता है। जैसे राहु इस राशि में उच्च का माना जाता है, वृषभ राशि में, टॉरस में, केतु को ठीक विपरीत, उल्टा माना जाता है, नीच का फल देता माना जाता है। और इस कंडीशन में आदमी को अपने ऑफिस, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उदासीन कर देता है। मतलब आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि आपका कार्य क्षेत्र ही वो है जहाँ पर आपको लोगों से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और केतु तो आपको पता है मटेरियल गेन से एकदम अलग, पृथ्वी तत्व राशि से एकदम अलग स्वभाव रखता है। पता लगा ऑफिस में आपके कोलीग्स, आपके बॉस, जो भी आपसे डील कर रहे हैं, सभी लोग इसीलिए नाखुश रहते हैं क्योंकि आप केतु के कारण उनको उनसे ज़्यादा संवाद नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अगर शुक्र कमज़ोर है तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। पता लगा शुक्र कहीं नीच का होकर कन्या राशि में बैठे हुए हैं और नीच भंग भी नहीं हो रहा है।
इस कंडीशन में फिर आदमी के लिए सोचनीय बन जाता है, और क्योंकि वो नीच का होकर आपके धन भाव में बैठा हुआ है तो इन भावों को तो कमज़ोर करेगा ही। नीच के लिए जिम्मेदार क्या हो गया? आपका एसेट्स, आपका परिवार, नात रिश्तेदार उस नीचत्व के लिए जिम्मेदार हो गए हैं। तो ये इस प्रकार के जो संबंध बनते हैं तो दोनों ही हाउसेस, यानी काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव और इस जातक की कुंडली में द्वितीय भाव, दोनों ही कुटुंब भाव अफेक्टेड कर रहे हैं। तो कुटुंब का भारी हर्जाना आदमी को उठाना पड़ता है, एसेट्स कमजोर हो जाते हैं। बैंक बैलेंस जब कभी भी टटोलता है, कुछ मिलता ही नहीं उसको, कहता है यार पैसा चला कहाँ जाता, रुकता क्यों नहीं। इस कंडीशन में अगर बुद्ध भी कमजोर है तो निश्चित रूप से आदमी को अपना बैंक बैलेंस अपने साथी के नाम से बनाना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, किसी भी कुंडली में ना द्वितीय भाव का स्वामी अगर कमजोर है या सर्वाष्टक वर्ग में उसको 25 से कम नंबर मिल रहे हैं, तो आप अपने नाम के साथ अपने पार्टनर का नाम जरूर ऐड करवाएं। यानी जो बैंक में आप डिपॉजिट्स रखते हैं, अपने जो भी कार्य आपने ज़मीन वगैरह लेनी है तो आप जॉइंट्स में करें या उसके नाम पर करें। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को बार बार ऑफिस के कार्य में अकेले भी जाना पड़ सकता है, तो आप ज्वाइंट अकाउंट में भी नाम रखें। तो कम से कम ज्योतिषीय जब नक्षत्र चलेंगे तो वो प्रभाव, जब जोडियाक बदलेगा तो प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति के कारण आपके बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, दोनों का भाग्य उसमें जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के रेमेडीज होते हैं। जैसे लोग कहते हैं तेरा 12वां भाव खराब है तो तुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, तो भी अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा फिर। तो फिर क्या करें, रेमेडी क्या है? ये रेमेडी अब अस्पताल पहले ही जाओ। कैसे? आप कुछ औषधियाँ, मेडिसिन देने के लिए रेगुलर अस्पताल जाएं। कई ऐसे कोढ़ियों के अस्पताल हैं जहाँ आप कुछ इस प्रकार का कुछ सेवा कर सकते हैं, शरीर से कुछ श्रम दान कर सकते हैं, वहाँ जाएं। तो अगर आप ऐसा रूटीन में करते हैं तो फिर आपको अपने लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कर्म क्षेत्र इस प्रकार का रहता है तो सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है वो कमजोर हो जाती है। कहां तो केतु यहां मीन राशि का अगर बैठ जाए तो होता क्या है, आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा बिना बातचीत के भी अच्छी मानी जाती। कहता है ये कम बोलता है, अपने काम से काम रखता है। और ये इसमें क्या है, कहता है यार कुछ पता ही नहीं है, अपने में रहता है, तो अपने आप को ज़्यादा अहंकारी समझता है। ये विचारधारा उसके मन में कहाँ से आ रही है? क्योंकि आपके एस्ट्रोलॉजिकल स्टार कहीं ना कहीं इस प्रकार के फॉर्म में बिगड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, घर के मालिक का अच्छा होने पर हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। कहता भाई एट दैट इंस्टेंट कहीं ना कहीं अप डाउन रहते हैं, लेकिन आपकी जब कभी बात आती है आपके डेजिग्नेशन की, तो डेजिग्नेशन तो आपका ऊंचा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो कहता शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में, और शुक्र यहाँ बैठ जाए तो फिर तो आपको पता ही है, शुक्र को केतु का फुल सपोर्ट मिलेगा। केतु कहता फिर सर मेरा एजेंडा कहीं मायने नहीं रखता, आप बैठे, आप डार्क साइड के अंधकार पक्ष के गुरु हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। फिर केतु का दुष्प्रभाव तुरंत खत्म। शनि बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध भी बैठ जाए, तभी भी केतु का जो अलग विचारधारा है जो वो खत्म हो जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति बैठ जाते हैं साथ में, तो बृहस्पति और केतु की जुगलबंदी तो है, लेकिन हाउस का फिर सपोर्ट बृहस्पति के पास नहीं है। देखिए जब कभी भी कोई स्यूडो प्लैनेट या वर्चुअल प्लैनेट बैठते हैं तो हम फिजिकल प्लैनेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, उसके अनुसार ही वो सपोर्ट या उसके अगेंस्ट काम करता है। तो फिर हम बृहस्पति से ही देखते हैं, बृहस्पति शुक्र को पसंद नहीं करते हैं, शुक्र बृहस्पति को पसंद करता है लेकिन बृहस्पति पसंद नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि बृहस्पति पसंद ना करने के कारण कहीं ना कहीं 2 नंबर यानी आपके कुटुंब को लेकर भी, और क्योंकि 10 नंबर में पढ़ रहा है तो 10 नंबर में भी कहीं ना कहीं कोई समझदार व्यक्ति, कोई गुरु समान व्यक्ति से आप
अनावश्यक कोई लड़ाई या विवाद मोल ले सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से डर रहता है कि वो गुरुओं का अपने अनादर करते हैं और कहीं ये खराब भाव, अभी तो वो आपके केंद्र हाउस में पड़ रहा है तो वो बचा लेता है। केंद्र का मतलब कोई व्यक्ति खराब होकर भी अपनी खराबी में इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होगा। केंद्र माने कैपिटल ऑफ एनी कंट्री, ये केंद्र हाउसेज हैं। कोई अपराधी है, किसी रिमोट एरिया में रहता है तो अपने अपराध का खुला प्रदर्शन करता है। वो किसी से नहीं कहता है, मैं नहीं डरता किसी से। पता लगा उसको हमने यहीं बुला लिया दिल्ली में और पीएमओ के साथ में उसका घर दे दिया, पीएम जहाँ रहते उनके साथ में ही, रेस कोर्स में उसको कहीं मकान दे दिया। अब वो कहता भी अब हो उस प्रकार का स्वभाव, अब वो नहीं कर पा रहा है। अच्छा नहीं है वो स्वभाव से, बुराई है वो, लेकिन फिर भी वो उसके सामने दब रहा है। आप कहते नहीं यार, ये तो बहुत दृष्टियाँ हैं मेरे ऊपर। तो केंद्र का कुछ ऐसे ही दबदबा है, इसलिए हर जगह आप कहीं भी देखें बार बार केंद्र 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 का नाम आता है। केंद्र में और लक्ष्मी त्रिकोण में जो अंतर है वो ऑलरेडी हमने कई वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं चाहूँगा आप उस डिफरेंस को समझें, क्योंकि जब तक आप हाउसेस के डिफरेंस को नहीं जानेंगे बार बार गलतियाँ होंगी। केंद्र में कोई भी प्लैनेट फेमस करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स करवाता है, ज़्यादा मेहनत करवाता है। लक्ष्मी हाउसेस त्रिकोण में आदमी कम मेहनत में ही सफल हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा संसार भर में प्रतिष्ठा दिलाने में सक्षम नहीं है। 1 5 9 समझ में आया कुछ? 1 5 9 आपको 9 to 5 की जॉब देगा, ज़बरदस्त सैलरी देगा, गाड़ी देगा, इस प्रकार के सांसारिक विषय देगा आपको। लेकिन अगर आपने कुछ चाहा कि नहीं सर डिस्ट्रिक्ट में नाम हो मेरा, पूरे जिले में, पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर तो इन हाउसेस को केंद्र के साथ कंजॉइन होना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको जो नेशनल या इंटरनेशनल नेम और फेम है वो इनके बस का नहीं, 1 5 9 के बस का है। तो ध्यान देना, लक्ष्मी को भी अपने आप को लक्ष्मी बनाने के लिए विष्णु के पास आना पड़ता है। लक्ष्मी चंचल है और स्वभाव से बहुत चंचल व्यक्ति ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उस चंचल लक्ष्मी को साधने वाले विष्णु ही हैं, यानी दीज हाउसेस। तो इन हाउसेस को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आपकी बुद्धि क्या समझ रही है वो पता नहीं, लेकिन सबसे पावरफुल हाउस कुंडली के 1 4 7 10। कहते जी 5 9 को भूल गए तो भूल गए, लेकिन जो मैंने आपको बात बोली है यही डेफिनेट आंसर है। मजबूत हाउसेस कौन से हैं, इसमें कोई भी मैंने बाइसिंग नहीं की है, ठीक है। तो कुल मिला के केतु आप समझ गए, आपके करियर में अनस्टेबिलिटी लाएंगे, यहाँ पर अस्थिरता रहेगी आपको। अकेले बैठा केतु शुक्र के साथ बैठकर तो फिर शुक्र ही शुक्र चलेंगे। केतु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठकर उसकी ताकत को 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ा देता है। कहता है सर फुल सपोर्ट, आपको जो करना है करें। मोक्षा अभी सेकेंडरी पार्ट में आ जाता है, लेकिन प्राइमरी एजेंडा खत्म, अभी मोक्षा खत्म। क्लियर हो गया? तो ये विचार करना है, केतु कभी भी अपने मित्रगणों के साथ बैठ जाता है तो अपने मित्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। केतु की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और, आपके घुटनों में तकलीफ हो सकती है, गठिया, बाय, ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं। दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5। एक पृथ्वी तत्व राशि में केतु बैठकर दूसरी पृथ्वी तत्व राशि कन्या राशि को डिस्टर्ब करने के मूड में इस समय। कन्या राशि का स्वामी तो मित्र है इनका, लेकिन मैंने बोला ना, मैंने लास्ट क्लास में कई बार बताया है कि केतु सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? स्वयं से। हालांकि हम भी सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से ही करते हैं, लेकिन ये बात शायद हमें देर से समझ में आती है। केतु तो उस बात को जानते ही हैं। इसलिए जब अकेले बैठे होते तो उनका एक ही एजेंडा है, प्राइमरी एजेंडा। नो फ्रेंड, नो एनिमी, ओनली मेरा एजेंडा मोक्षा एजेंडा, उसको प्राइमरी एजेंडा मानकर चलो। जब भी मैं मोक्षा कह रहा हूं आप समझ लीजिएगा, उस हाउस को त्यागने की बात,
ये पॉजिटिव एंगल ले लेता है अगर ये अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों में है सामान्यता, और यही नेगेटिव एंगल ले लेता है अगर ये पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशियों में। तो ये फर्क आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इस डिफरेंस को आप समझते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि की बात करते हैं। तो सातवीं दृष्टि हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि केतु के लिए सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सातवीं दृष्टि हमें यहाँ काउंट नहीं करनी है। क्लियर हो गया? राहु उस पर नज़र डाल रहे हैं और केतु उस पर नज़र डाल रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। वो क्यों, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि राहु और केतु की एक दूसरे पर दृष्टि को काउंट नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं 7, 8, 9। 9वीं दृष्टि से केतु नजर बनाए हुए हैं किसमें? तीसरी पृथ्वी तत्व राशि। तीसरी पृथ्वी तत्व राशि कौन सी राशि है? मकर राशि। जब मकर राशि में केतु का, देखिए बैठने का प्रभाव अलग है और दृष्टि का प्रभाव अलग है। बैठने का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है, दृष्टि का प्रभाव भी माना जाएगा, लेकिन अगर जैसे यहाँ केतु बैठे होते तो फिर आपके एकत्रण में समस्या खड़ी करते, धन भाव को इकट्ठा करना। फिर तो डेफिनेटली आपके नाम पर कोशिश करें कि आप एकत्रण ना करें, इकट्ठा ना करें। आपके गले में कुछ खराबी, टॉन्सिल्स, दृष्टि में भी कुछ ऐसे प्रभाव रहते हैं, लेकिन वो कम स्तर पर आंकने हैं। बुद्ध को देखना है कितना बली है। अगर बुद्ध बली है तो वो बीमारी होने के बाद भी हर चीज से आप निजात पा लेते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरा भाव अपने रिश्तेदारों के प्रति आदमी को डिटैच कर देता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता आदमी उनके प्रति, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है वो। और यही चीज़ पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर वो उसकी फेवरेबल कोई राशि है। तो डिटैच तो होना ही होना है केतु को। क्लियर? वाणी का कुछ खास वो सांसारिक विषयों में फ़ायदा नहीं ले पाता है। हाँ, अध्यात्म को बोलने में वो ठीक होता है, हालांकि संकोच जरूर रहता है, लेकिन फिर भी केतु की वाणी को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। अगर यहाँ फेवरेबल होती फिर तो कहना ही क्या था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जल तत्व राशि या अग्नि तत्व राशि पड़ती तो फिर केतु का प्रभाव आदमी को अच्छा अध्यात्म ज्ञान डिलीवर करने वाला बनाता है। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ, ये भी सपोर्टिव नहीं है। केतु की दृष्टि यहाँ भी सपोर्टिव नहीं है, नवम दृष्टि आपके छठे भाव में। तो छठा भाव क्या है? एनिमी, गुप्त शत्रु बढ़ाता है। आपने जो लोन लिया है उनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पॉलिसी, बैंक से रिलेटेड टर्म्स का टाइमली आदमी पालन नहीं कर पाता है या भूल जाता है, फिर नुकसान उठाना पड़ता है। क्लियर होगा? तो इस प्रकार की जो गुप्त समस्याएं अचानक सामने आ जाती हैं। क्लियर? तो कोशिश यही करें कि भाई जो भी हम बैंक बैलेंस पैसा रख रहे हैं अपने नाम पर ना रखकर दूसरे के नाम पर रखें, ज्वाइंट अकाउंट्स बनाएं। पॉलिसी में अपने आप, मतलब जब कभी भी आप पॉलिसी लें तो अपने साथ में दूसरे को इन्वॉल्व, नॉमिनीज रखें, 2 नॉमिनी कम से कम रखें। ठीक हो गया? और ये आपके शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां दे देता है जिसका पता नहीं लगता है। अगर केतु यहाँ बैठा होता तो ज़्यादा बुरे परिणाम मिलते हैं। एक बात का लेकिन और विचार करना है, ये पृथ्वी तत्व राशि तो है, लेकिन जो मैं बार बार बोलता हूं कि एक्सेप्शनल, क्योंकि केतु इस राशि में नीच का हो जाता है। भाई जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, इस कारण से जल तत्व राशि होने के बाद भी कर्क राशि में केतु को सामान्यतः जब तक नीच भंग यानी चंद्रमा स्वग्रही ना हो या लग्न से केंद्र में ना आए तब तक उसको अच्छा फल देते नहीं देखा गया केतु को। इसका मतलब इस राशि के बजाय थोड़ा सपोर्ट केतु यहां मिल, क्योंकि राहु को हमने कर्क राशि में अच्छे फल देते देखा है। हालांकि जीवन का शुरुआती फेज तो उसने परेशान किया, जैसे माननीय
भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में कर्क राशि का राहु, ध्यान रखिए मैंने एक वीडियो में उसको गलती से मेष राशि का राहु कहा है, वो कर्क राशि का राहु है, उसको ठीक कर लीजिएगा। कर्क राशि का राहु जीवन के शुरुआती फेज में करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहे। शुरुआत में जॉब की ट्राई की, नहीं मिला, राजनीति में आए तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सर्वोच्च पद पर भी लेकर गया राहु। जबकि हमारा जो सामान्य नियम था कि जल तत्व राशियों में और अग्नि तत्व राशियों में केतु अच्छा फल देता है, ये कुजवत केतु के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। यानी मंगल के समान, और मंगल इस राशि में नीच के हो जाते हैं, वो ये ध्यान रखना है विषय बात। ठीक हो गया। तो इस कारण से यहाँ कुछ हद तक मटेरियल गेन के लिए आपको कुछ फायदा अंत में दिखाई देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पृथ्वी तत्व राशि होने के बाद भी केतु अंततो गत्वा आपको उन लोन से निजात दिलवा देगा, चाहे शनि भी कमज़ोर हो तभी भी निजात दिला देगा। लेकिन गुप्त शत्रु होंगे ही होंगे, और शरीर में कोई इस प्रकार की किडनी डायलिसिस और पीठ का निचले हिस्से में दर्द ये करवाता है। यानी जो रिजल्ट हम मान रहे हैं पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व राशि में, वैसा अप टू द मार्क रिजल्ट तो यहाँ नहीं मिल सकता है। कब मिल सकता है इस पर भी मैंने बताया आपको। शनि अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो केतु फिर कहता है कि सर समर्पण आपके लिए, जो आपको करना आप करें, मेरा फुल सपोर्ट आपको। तो फिर तो शनि को 6-8 में बहुत अच्छा माना जाता है, डटकर लड़ता है शत्रुओं से शनि। और अगर मंगल भी आ जाता तभी भी उसको कोई बुरा नहीं माना जाएगा। उच्च का मंगल अष्टम भाव में, क्योंकि स्वभाव से क्रूर ग्रह है मंगल, शत्रुओं से डटकर, ये जो किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट है अंततो गत्वा, वो कहाँ से तय होता है? छठे भाव से। तो केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं मंगल की अगर मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो बोल्डनेस को तो कम करेगा ही, लेकिन एक व्यक्ति में जो शालीनता है उसका भी उदय कर देता है, क्योंकि बैलेंसिंग हो गया कुल मिला के। कुजवत केतु के कारण मंगल यहाँ उच्च के हैं तो बैलेंस हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी भी कुंडली में उच्च के ग्रह आदमी को अहंकारी बना देते हैं। इसलिए तो अगर हम नेट रिजल्ट देखें कि सर कैसा माना जाएगा, हमें भारी नुकसान किया इसने एक स्टेटस में और हमारे धन भाव को लेकर, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये प्राइमरी लेवल है, हम इसमें ग्रहों का कंजंक्शन सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हमें इंटरमीडिएट, एडवांस और इंटीग्रेटेड सेक्शन का वेट करना है, उसके बाद ही हम सटीक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, कुंडली देखना आप शुरू अभी से कीजिए। कई लोग पूछते हैं सर कुंडली देखने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका है कि आप भृगु संहिता के हिसाब से कोई ग्रह कहाँ बैठा है उसको देखें, उसका एक शुरुआती जो मैप अपने दिमाग में बिठा लें और आप प्रिडिक्शन करना शुरू करें। गलतियां करें जब तक आप 2-3 अलग अलग कुंडलियों में उस प्लैनेट की लोकेशन नहीं देख लेते और कुछ भविष्यवाणी करने के मूड में नहीं आते हैं। मतलब बहुत सीरियस चीज़ों पर नहीं बोलना है आपको, मर जाएगा या इस समय वो प्राण घातक हो, इन विषयों से आप बचें, लेकिन थोड़े थोड़े प्रिडिक्शन करना आप चालू करें। यानी कुंडली सीखने का सबसे सरल तरीका है प्रिडिक्ट करें आप, और प्रिडिक्शन आपको सिर्फ भृगु सरल पद्धति से ही आता है। आप चाहे 50 बुक्स पढ़ लें, चाहे 100 पढ़ लें, किसी के नीचे आप रहकर एस्ट्रोलॉजी सीखें, जब तक आप भृगु सरल पद्धति की सभी दृष्टियां एक एक प्लैनेट के साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप भूल जाएं कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।